मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है इसलिए रेगुलर क्लास तो लग नहीं सकती। इसी के तहत जो है सागरिया आदर्श स्कूल के माध्यम से यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जिससे कि जो है आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सके। इसका फ़ायदा जो है आपको ज़रूर मिलेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम जो है मानव भूगोल के अंतर्गत जो है भूगोल का प्रथम अध्याय मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जो है मानव भूगोल के अध्याय प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर्ड में क्लास में जो है नॉर्मली अधिकतर परिभाषाओं में से भी प्रश्न आते हैं। जो कुछ परिभाषा है इस पाठ के बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मानव भूगोल के बारे में हम समझ लेते हैं। मानव भूगोल भूगोल का एक भाग है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल और मानव के बीच क्या अंतर संबंध है, उसकी क्या क्रियाकलाप होती है, उसका प्रभाव मानव पर किस प्रकार पड़ता है और मानव का प्रकृति पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में आधुनिक मानव भूगोल का जनक या पिता जो है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है मानव भूगोल के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया और उसका विवरण दिया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक के बारे में भी जो है एग्जाम में काफी बार प्रश्न आता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है पुस्तक किसने लिखी, वो लिखी थी फ्रेडरिक रेडजेल ने। कभी कभी इसको घुमा के प्रश्न बना दिया जाता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में परिभाषित किया कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात मानव समाज के जो लोग हैं वो पृथ्वी के धरातल पर अंतरक्रिया करते हैं और उस क्रिया और अंतरक्रिया को जो है मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। रेडजेल की ही शिष्या कुमारी एलन सैंपल जो कट्टर नीतिवादी जिसे हम पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। उन्होंने परिभाषा दी कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात जिस प्रकार मानव चंचल है, दिन प्रतिदिन हर पल कुछ न कुछ क्रिया करता रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी जो है स्थिर नहीं है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटती है, जलवायु परिवर्तन होना, सभी चीजें, उन सब का प्रभाव मानव पर पड़ता है और मानव का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसी को जो है मानव भूगोल का कुमारी एलन सैंपल ने। फिर बात करें फ्रांस के भूगोलवेत्ता ब्लास की, इनको संभववाद की संकल्पना का जनक भी कहा जाता है, या यूं कहें कि संभववाद की संकल्पना जो है दी वो ब्लास थे। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो पृथ्वी है उसको नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है और इस पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान भी जो है मानव
भूगोल है। इस प्रकार ये जो 3 परिभाषाएं हैं ये प्रमुख तौर पर हमारे अध्याय 1 में बोर्ड के अंदर भी इसके प्रश्न बनते हैं और आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की संकल्पनाओं के बारे में। मानव भूगोल की कुल जो है 3 संकल्पनाएं हैं, जिसे नीतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद के नाम जाना जाता है, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनीतिवाद। नीतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद में ये माना जाता है कि प्रारंभ से मानव आदिम अवस्था में था, जैसा प्रकृति करती मानव भी वैसा ही करता, अर्थात मानव जो है प्रकृति का दास था। मानव प्रकृति का दास था, जिसमें मानव की कुछ निश्चित सीमा थी, निश्चित दायरा था, उसी दायरे में रहकर मानव जो है कार्य करता था। आंधी बिजली तूफान जब भी आती मानव डर के छुप जाता और इसको जो है प्रकृति का प्रकोप मानता। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव आगे बढ़ा, तो उसने जो है अन्वेषण, खोज, विज्ञान, बौद्धिक क्षमता के द्वारा प्रकृति को विजित किया। अर्थात जहां मानव प्रारंभ में प्रकृति का दास था, वहां मानव ने प्रकृति को जीत लिया, अर्थात प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। यही संभववाद है। संभववाद में यह कहा जाता है कि मानव ने अपने अनुसार जो है प्रकृति को ढाला है। बाहर गर्मी है लेकिन हम घर के अंदर बैठे हैं, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। बाहर प्रकृति कैसी है लेकिन घर के अंदर का जो माहौल है वो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है, अर्थात मानव के अनुकूल है। ये संभववाद है। इसी प्रकार जैसे मानव पहले समुद्र को, नदियों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार नहीं कर पाता था, लेकिन उसने जो है हवाई जहाज, एरोप्लेन और जहाजों का निर्माण करके इस असंभव कार्य को भी संभव बनाया है, तो संभववाद कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है नवनीतिवाद। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको कहा जाता है रुको और जाओ की संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। प्रश्न आता है एग्जाम में कि नवनीतिवाद की संकल्पना किसने दी, तो वो दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। यह पूछते हैं कि रुको और जाओ की संकल्पना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कहलाती है रुको और जाओ की संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये जो है संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी। एक प्रश्न और बनता है, वो ये है कि नियतिवाद और संभववाद के मध्य की संकल्पना कौन सी है। नियतिवाद और संभववाद के मध्य की संकल्पना कौन सी है, वो संकल्पना है नवनीतिवाद। अर्थात यह संकल्पना यह कहती है कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही मानव ने प्रकृति को विजित किया है। प्रकृति मानव को संभावना देती है और मानव उन संभावनाओं में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करके अपना विकास करता है। इसी को जो है नवनीतिवाद की संकल्पना कहा जाता है।
अब आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, अर्थात मानव भूगोल में किस बात का अध्ययन होता है या मानव भूगोल में हम जो है किस चीज का अध्ययन करते हैं, वो उसकी प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जीन्स ब्रूक्स ने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में कीमतों का अध्ययन किया जाता है, इतिहास में कालिक घटनाएं या समय का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार मानव भूगोल में मानव समाज और पर्यावरण दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये मानव भूगोल की प्रकृति है। अर्थात मानव भूगोल में मानव समाजों और पर्यावरण पर मानव का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है और पर्यावरण मानव समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही मानव भूगोल की प्रकृति है। अब आप बात करें मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, तो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को हंटिंगटन ने 2 भागों में बांटा है। प्रश्न बनता है कि भाई हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल को कितने विशेष क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक दशा और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। वैसे मानव भूगोल के खूब सारे विशेष क्षेत्र हैं, उनमें से कुछ प्रमुख जो है इस प्रकार है। पहला है जनसंख्या। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का अध्ययन मुख्य रूप से कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, उसका प्रारूप क्या है, कहां पर किस प्रकार का जो है जन समूह पाया जाता है, प्रवास और अधिवासों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के अंतर्गत अध्ययन किया गया है। फिर बात करें सांस्कृतिक वातावरण की, तो सांस्कृतिक वातावरण का तात्पर्य है कि मानव ने प्रकृति के धरातल पर जिन वस्तु का जो हम रुद्र से देखते हैं, जिनका निर्माण किया है, उसका अध्ययन इसमें आता है। जैसे परिवहन के साधन, भवन, जीविका के साधनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बात करें प्रदेश के प्रादेशिक संसाधन का, अर्थात जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में वहाँ के संसाधन किस प्रकार के हैं, वहाँ की वन भूमियाँ हैं, वहाँ के धरातल का स्वरूप कैसा है, आदि बातों का अध्ययन प्राकृतिक प्रादेशिक संसाधन में किया जाता है। कालिक अनुक्रम की बात करें तो कालिक अनुक्रम का मतलब होता है कि मानव समुदाय, मानव समाज हजारों सालों से पृथ्वी पर निवास करता रहा है। समय के साथ प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उसका प्रभाव मानव पर भी पड़ता है, मानव के समाज में परिवर्तन होता है। इन सब का अध्ययन जो है कालिक अनुक्रम में किया जाता है, अर्थात समय के अनुसार मानव समाज और पर्यावरण में परिवर्तन। बात करें प्रादेशिक नियोजन की और प्रादेशिक संगठन की, तो समय के साथ मानव ने परिवर्तन होते पृथ्वी पर जो है किस प्रकार अपना संतुलन बनाया, किस प्रकार वातावरण के साथ उन्होंने जो है अनुकूलन किया, अपना नियोजन किया, अपने निवासों में परिवर्तन लाए, अपने रहन सहन खान पान में। प्रत्येक प्रदेश अन्य प्रदेश की तुलना में भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उसका संगठन अलग होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। बात करें अन्य प्रदेशों के संबंध में, तो प्रत्येक प्रदेश जो है हर दृष्टि से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होता है। वहाँ की आर्थिक दशाएं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशाएं हर प्रदेश से अलग होती है। बात करें भारत की, तो भारत की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति, यहाँ की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यहाँ का सामाजिक राजनीतिक जीवन सभी जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न पाया जाता है। प्राकृतिक दशाओं की बात किया जाता है। यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की
और शीत प्रदेशों की बात करें तो वे भी जो है एक दूसरे से इन दृष्टि से विभाजित पाए जाते हैं या एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होते हैं। इस प्रकार ये जो है मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र हैं, इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के विकास के बारे में या मानव भूगोल का जो है विकास क्रम के बारे में, मानव भूगोल का विकास कैसे किस प्रकार रहा, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में जो है मानव ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, आदिम अवस्था में था, जिस कारण मानव का अन्य समाजों के साथ अन्योन्य क्रिया जो है लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि मानव के पास उसमें इतने साधन नहीं थे। विकसित साधन न होने के कारण विश्व की कुछ निश्चित सभ्यताएं थी जो पनपी, उसमें से कुछ जो प्राचीन सभ्यता है वो चीन, मिस्र, भारत, यूनान और रोम की है। प्रश्न बनता है छोटा सा कि विश्व की कोई 2 प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताइए, तो चीन, मिस्र, भारत, यूनान, रोम इत्यादि। इससे बात करें प्राचीन भूगोलविदों में तो थेस, अलेक्जेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस इत्यादि है। इनमें से जो है हिकेटियस जो है प्रमुख व्यक्ति है, इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाने का प्रमुख कारण यह है कि हिकेटियस ने ही सर्वप्रथम भूगोल को व्यवस्थित तरीके से लिखा, जिसके कारण इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी, इसका नाम था जस पीडस, जर्मन भाषा में थी, तो नाम के उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जैसे जैसे मानव ने विकास किया, मानव ने अपनी नौ संचालन क्षमता, अन्वेषण, तकनीकी ज्ञान, खोज के बल पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, जिसके कारण वहां लोगों में आदान प्रदान हुआ, भाषा, संस्कृति, व्यापार का आदान प्रदान होने लगा। जैसे जैसे मानव ने विकास किया तो मानव ने नए नए निवेश बनाए, नए नए क्षेत्रों की खोज की और अपने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया। यह सभी जो है मध्यकाल की घटना में आता है। मध्यकाल में उतने भूगोलविद नहीं हुए। फिर बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से हुआ। विश्व के हर देश में जो है मानव भूगोलविदाओं का उद्भव हुआ, भूगोलविदाएं हुए। मानव भूगोल के आधुनिक काल की शुरुआत जो है सर्वप्रथम जर्मनी में हुई। जर्मन के कुछ प्रमुख भूगोलविद हैं जिसमें हमबोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशर आदि। फ्रांस के भूगोलविदों की बात करें तो ब्लास, फेब्रे, ब्रुन्स, ये जो है फ्रांस के भूगोलविद थे। फिर हम बात करें अमेरिका के भूगोलविदों की, तो अमेरिका के भूगोलविदों में एक नाम आता है एलन सैम्पल। अमेरिका के भूगोलविदों में एलन सैम्पल, हंटिंगटन और ग्रिफिथ टेलर आते हैं। इसके बाद बात करें हम ब्रिटेन की या ब्रिटिश भूगोलविदा, इसके अंदर रॉक्सबी, मैकिंटर, का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हम बात करें समय के साथ साथ भूगोल का विकास तेजी से होता गया। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन 2 भागों में हो गया। मानव भूगोल आर्थिक भूगोल
और सांस्कृतिक भूगोल में विभाजित हो गया। 1970 के दशक तक आते आते भूगोल में कई परिवर्तन हुए और इसकी कई उपशाखाएं बनना प्रारंभ हो गई, जैसे गणित भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जननांकीय भूगोल। इस प्रकार भूगोल का समय के साथ परिवर्तन होता गया। अतः हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है एक मानव की उद्भव के साथ ही प्रारंभ हुआ और निरंतर विकास कर रहा है। और मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव की क्रियाएं, मानव का समाज का प्रकृति और उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसका ही अध्ययन किया जाता है। कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको जरूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।